नमस्कार, विजन आईएएस के न्यूज टुडे के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। इस अंक में हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपीएससी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण कुछ अहम खबरें। इस अंक के साथ मैं हूं दिव्या तोमर। आइए सबसे पहले बात करते हैं इस अंक की खास खबरों के बारे में। हितधारकों से परामर्श के लिए भारतीय पत्तन विधेयक 2022 का प्रारूप जारी किया गया। खर्च नहीं की गई 950 करोड़ रुपए की राशि अनुसूचित जाति कल्याण योजनाओं के लिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय को आवंटित की गई। सेबी ने विदेशी बाजारों में वैकल्पिक निवेश कोष और वेंचर कैपिटल फंड निवेश पर मानदंडों में ढील दी। गोवा पहला हर घर जल प्रमाणित राज्य बना। विद्युत उत्पादक कंपनियों की बकाया राशि का भुगतान न करने पर जम्मू कश्मीर सहित 12 राज्यों को विद्युत व्यापार से वंचित कर दिया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने कहा कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के निजीकरण के नुकसान ज्यादा और फायदे कम हैं। और आइए अब खबरों पर विस्तार से चर्चा करते हैं। हितधारकों से परामर्श के लिए भारतीय पत्तन विधेयक 2022 का प्रारूप जारी किया गया। प्रारूप भारतीय पत्तन विधेयक 2022 वर्ष 1908 अधिनियम को निरस्त करके उसकी जगह लेगा। इस विधेयक के 4 प्राथमिक उद्देश्य हैं। इन उद्देश्यों की प्राप्ति कई माध्यमों से की जाएगी, जैसे कि समुद्री संधियों और अंतर्राष्ट्रीय समझौतों के तहत भारत के अंतर्राष्ट्रीय दायित्वों को शामिल करके, संरक्षण के माध्यम से उभरती पर्यावरणीय चिंताओं को दूर करके, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, सहकारी संघवाद, प्रतिस्पर्धा आदि को बढ़ावा देने के लिए परामर्श आधारित पत्तन विकास में सहायता करके। इस विधेयक के प्रमुख प्रावधानों की बात करें, जैसे कि समुद्री राज्य विकास परिषद की स्थापना की जाएगी और इसके कई उद्देश्य होंगे, जैसे पत्तन क्षेत्र की अधिक संरचनात्मक समृद्धि और विकास, भारतीय समुद्र तट का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित करना, और इस परिषद के कामकाज के लिए समुद्री राज्य विकास कोष का गठन किया जाएगा। इसके अलावा भारत में लघु पत्तनों के प्रभावी प्रशासन, नियंत्रण और प्रबंधन के लिए राज्य समुद्री बोर्डों का गठन किया जाएगा। पत्तन संबंधी विवादों और अपीलों के निपटारे के लिए अपीलीय अधिकरण की स्थापना की जाएगी। कानूनों को लागू करने और पत्तनों की सुरक्षा और संरक्षण के लिए संशोधित दंडनीय उपबंधों के क्रियान्वयन के लिए पत्तनों पर एक संरक्षक या व्यक्तियों के समूह की नियुक्ति की जाएगी। इस विधेयक का महत्व इसलिए भी है क्योंकि भारत के पास 7500 किलोमीटर लंबी तटरेखा और नौवहन क्षमता वाला 14,500 किलोमीटर लंबा जलमार्ग है। इसके अलावा प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय समुद्री व्यापार मार्गों पर भारत के कुछ सामरिक स्थल भी हैं। मात्रा के हिसाब से 95% और मूल्य के हिसाब से 65% भारतीय व्यापार समुद्री परिवहन के माध्यम से ही किया जाता है। भारतीय पत्तन विधेयक 2022 के कई उद्देश्य हैं। ये एक परिशुद्ध परामर्श और सुझाव ढांचे के माध्यम से राज्यों, अंतरराज्यों और केंद्र राज्यों के बीच एकीकृत योजना को बढ़ावा देगा। ये अंतर्राष्ट्रीय संधियों के तहत भारत के दायित्वों को शामिल करते हुए भारत में सभी पत्तनों पर प्रदूषण की रोकथाम सुनिश्चित करेगा। इसके अलावा तेजी से बढ़ते पत्तन क्षेत्र के लिए विवाद समाधान ढांचे में निहित कमियों को दूर करेगा और डेटा के उपयोग के माध्यम से विकास और अन्य पहलुओं में पारदर्शिता और सहयोग को अपनाएगा। खर्च नहीं की गई 950 करोड़ रुपए की राशि अनुसूचित जाति कल्याण योजनाओं के लिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय को आवंटित की गई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार वित्त मंत्रालय ने 8 मंत्रालयों की अनुसूचित जाति कल्याण निधि की खर्च नहीं की गई राशि को MOSJ यानी सामाजिक अधिकारिता एवं कल्याण मंत्रालय को दोबारा आवंटित करने का निर्णय लिया है। अनुसूचित जाति कल्याण निधि अनुसूचित जातियों के लिए विकास कार्य योजना के तहत स्थापित की गई है। इस धन का उपयोग अनुसूचित जाति कल्याण के लिए अवसंरचना विकास और आय सृजन से संबंधित 4 योजनाओं के लिए किया जाएगा। और ये योजनाएं हैं डॉक्टर अंबेडकर उत्सव धाम यानी DOD। इसमें प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के अंतर्गत आने वाले गांवों में डॉक्टर अंबेडकर नाम से सामुदायिक भवन का निर्माण किया जाएगा। दूसरा है प्रधानमंत्री अमृत जलधारा। इसके तहत सिंचाई सुविधाओं के विकास के लिए अनुसूचित जाति के भूमि स्वामियों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। तीसरा है बिजनेस लीडर्स प्रोत्साहन और सहायता योजना यानी ब्लिस। ये स्टैंड अप इंडिया योजना के तहत सेवा क्षेत्र गतिविधियों में संलग्न अनुसूचित जाति के उद्यमियों को वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। और चौथी योजना है PM युवा उद्यमी योजना। ये ट्रैक्टर और वाणिज्यिक वाहनों सहित गांव में लॉजिस्टिक्स सुविधा को मजबूत करने वाली परियोजनाओं के लिए अनुसूचित जाति उद्यमियों को वित्तीय सहायता दी जाएगी। अनुसूचित जातियों के लिए विकास कार्य योजना की बात करें तो ये अनुसूचित जातियों के कल्याण के लिए अलग अलग मंत्रालयों द्वारा चलाई जा रही भिन्न भिन्न योजनाओं का एक समूह है।
इसके तहत 41 केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों द्वारा अनुसूचित जातियों के कल्याण के लिए निधियों का एक निश्चित प्रतिशत निर्धारित किया जाता है और ये प्रतिशत अनुसूचित योजनाओं या कार्यक्रमों के क्रियान्वयन के लिए तय किया जाता है। इसका उद्देश्य लक्षित वित्तीय और भौतिक लाभों के माध्यम से अनुसूचित जातियों के सामाजिक, आर्थिक और वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देना है। सेबी ने विदेशी बाजारों में वैकल्पिक निवेश कोष और वेंचर कैपिटल फंड निवेश पर मानदंडों में ढील दी है। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड द्वारा जारी इन दिशा निर्देशों के प्रमुख उद्देश्य हैं: प्रतिभूतियों में निवेश के हितों की रक्षा करना, प्रतिभूति बाजार के विकास को बढ़ावा देना, प्रतिभूति बाजार को विनियमित करना। इन दिशा निर्देशों की मुख्य विशेषताओं की बात करें तो पहले वैश्विक स्तर पर निवेश की अनुमति केवल उन कंपनियों तक ही सीमित थी जिनका भारत से संबंध रहा है या कम से कम भारत में उनका एक बैक ऑफिस है। हालांकि अब वे उन देशों में स्थित दुनिया भर की कंपनियों में निवेश कर सकते हैं जो प्रतिभूति आयोगों के अंतर्राष्ट्रीय संगठन के हस्ताक्षरकर्ता हैं या फिर जिन्होंने सेबी के साथ द्विपक्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं तथा वित्तीय कार्रवाई कार्यबल यानी FATF द्वारा प्रतिबंधित नहीं है। विदेशी कंपनियों में निवेश का स्थानांतरण या बिक्री केवल विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम 1999 के अनुसार पात्र संस्थाओं को ही किया जा सकता है। AIF और VCFs के बारे में बात करें, वैकल्पिक निवेश कोष की बात करें तो ये भारत में स्थापित या निगमित ऐसा कोई भी फंड है जो एक निजी रूप से जमा निवेश साधन है। ये निवेश के लिए बड़े निवेशकों से धन जुटाते हैं, चाहे फिर वो भारतीय हो या फिर विदेशी। वेंचर कैपिटल फंड एक तरह का वैकल्पिक निवेश कोष ही है, लेकिन ये एक ऐसा निवेश कोष है जो स्टार्टअप तथा लघु और मध्यम आकार के उद्यमों को पूंजी प्रदान करने के इच्छुक अलग अलग निवेशकों से फंड जुटाता है। IOSCO के बारे में बात करें तो इसे वर्ष 1983 में स्थापित किया गया था। IOSCO एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। इसका मुख्यालय स्पेन की राजधानी मैड्रिड में है। ये संगठन प्रतिभूति क्षेत्र के लिए वैश्विक मानक निर्धारक के रूप में दुनिया के प्रतिभूति विनियामकों को एक मंच पर लाता है। ये वैश्विक विनियामक सुधार एजेंडा पर G20 और वित्तीय स्थिरता बोर्ड के साथ कार्य करता है। सेबी IOSCO का एक सामान्य सदस्य है। अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण एक सहयोगी सदस्य है और बम्बई स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया इसके संबद्ध सदस्य हैं। विद्युत उत्पादक कंपनियों की बकाया राशि का भुगतान न करने पर जम्मू कश्मीर सहित 12 राज्यों को विद्युत व्यापार से वंचित कर दिया गया है। पावर सिस्टम ऑपरेशन कॉरपोरेशन ने इन राज्यों और जम्मू कश्मीर की विद्युत वितरण कंपनियों को एक्सचेंजों में बिजली खरीदने बेचने से रोक दिया है। ये पहली बार है जब पोसोको ने विद्युत विलंब भुगतान अधिभार और संबंधित नियम 2022 का उपयोग किया है। इस कानून में प्रावधान किया गया है कि पर्याप्त भुगतान राशि जमा होने पर ही बिजली की आपूर्ति की जानी चाहिए। डिस्कॉम द्वारा देर से भुगतान विद्युत उत्पादक कंपनियों के लिए दुष्चक्र बन गया है जो उनके संचालन को प्रभावित करता है। जेनकोज को बिजली उत्पादन जारी रखने के लिए उधार लेने के लिए मजबूर होना पड़ता है। ऐसा इसलिए क्योंकि उन्हें ईंधन और परिवहन के लिए अग्रिम भुगतान करना पड़ता है। उधार में ये वृद्धि जेनकोज को कर्ज के जाल में धकेल देती है। दूसरी ओर डिस्कॉम भी अपने ऊपर बकाया राशि का भुगतान करने में असमर्थ हैं, क्योंकि इन्हें जितना राजस्व प्राप्त होता है खर्च उससे कहीं ज्यादा है। डिस्कॉम के कम राजस्व प्राप्ति के कारण है राज्यों में समय समय पर बिजली प्रशुल्क दरों में जरूरी संशोधन नहीं किए जाते हैं। यदि प्रशुल्क में वृद्धि की भी जाती है तो वो लागतों के अनुपात में कम ही होती हैं। आमतौर पर सभी डिस्कॉम्स का सरकारी विभागों या स्थानीय निकायों पर बहुत अधिक बकाया होता है। साथ ही राज्य सरकार से सब्सिडी मिलने में भी देरी होती है। इसके अलावा बिजली के उपभोक्ता ग्रामीण क्षेत्रों में भी हैं और सामाजिक आर्थिक बाध्यताओं की वजह से डिस्कॉम्स के लिए बकाया राशि की वसूली एक चुनौती बन जाती है। डिस्कॉम्स के घाटे को कम करने के लिए कई कदम उठाए गए, जैसे कि पुनरुत्थान वितरण क्षेत्र योजना तथा सुधार आधारित और परिणाम से संबद्ध योजना। पात्र डिस्कॉम्स को विद्युत वितरण अवसंरचना और स्मार्ट मीटरिंग सिस्टम में सुधार के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। दूसरी है राज्य द्वारा विश्वसनीय कार्य योजना से जुड़ी नकद पूंजीकरण योजना। इसमें AT&C तकनीकी और वाणिज्यिक घाटे और ACS यानी आपूर्ति की औसत लागत में से ARR यानी औसत राजस्व प्राप्त के अंतर को कम करने के लिए है। गोवा पहला हर घर जल प्रमाणित राज्य बना। गोवा और दादरा नागर हवेली तथा दमन और द्वीप देश में पहला हर घर जल प्रमाणित राज्य और पहले केंद्र शासित प्रदेश बन गए हैं। हर घर जल केंद्र सरकार का एक प्रमुख कार्यक्रम है।
इसे जल शक्ति मंत्रालय के तहत राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों के साथ साझेदारी में जल जीवन मिशन ने लागू किया है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य वर्ष 2024 तक प्रत्येक ग्रामीण घर में नल से जल की आपूर्ति सुनिश्चित करना है। भारत में अब 52% से ज्यादा ग्रामीण परिवार नल से पेयजल प्राप्त कर रहे हैं। वर्ष 2019 में कार्यक्रम के शुभारंभ के समय ये केवल 17% था। जल जीवन मिशन जल के स्रोत की सततता को बनाए रखने के लिए जरूरी उपायों पर भी ध्यान केंद्रित करता है। इन उपायों में शामिल हैं अपशिष्ट जल प्रबंधन के द्वारा पुनर्भरण और पुनः उपयोग को बढ़ावा देना, जल संरक्षण तथा वर्षा जल संचयन। जल जीवन मिशन के तहत जो सुधार किए गए हैं उसमें बस्ती की बजाय घरों तक जलापूर्ति पर ध्यान केंद्रित किया गया है। जलापूर्ति योजनाओं की दीर्घकालिक संधारणीयता सुनिश्चित करने के लिए सामुदायिक स्वामित्व पर बल दिया जा रहा है। बच्चों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। उदाहरण के लिए स्कूलों, आंगनबाड़ी केंद्रों और आश्रमशालाओं में पाइप से जलापूर्ति सुनिश्चित की जा रही है। जलापूर्ति के प्रबंधन में महिलाओं और कमजोर वर्गों की केंद्रीय भूमिका तय की गई है। पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए तकनीकी उपाय किए गए हैं। इनमें शामिल हैं समर्पित डैशबोर्ड और जल जीवन मिशन के तहत सृजित परिसंपत्तियों की जियो टैगिंग। हर घर जल प्रमाणन की प्रक्रिया की बात करें तो सबसे पहले फील्ड इंजीनियर ग्राम सभा की बैठक के दौरान पंचायत को जलापूर्ति योजना के पूरे होने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करते हैं। उसके बाद में ग्राम सभा के एक प्रस्ताव के माध्यम से सभी गांव इस बात की पुष्टि करते हैं कि प्रत्येक घर को निर्धारित गुणवत्ता के अनुसार जल की नियमित आपूर्ति हो रही है और एक भी घर छूटा नहीं है। अगली खबर बैंकिंग क्षेत्र से संबंधित है। भारतीय रिजर्व बैंक ने कहा है कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के निजीकरण के नुकसान ज्यादा और फायदे कम हैं। आरबीआई के नए बुलेटिन में चेतावनी दी गई है कि पीएसबीज का निजीकरण लाभ की तुलना में नुकसान अधिक कर सकता है। इसलिए सरकार से इस विषय पर सावधानी से विचार करने को कहा गया है। निजीकरण के खिलाफ आरबीआई का तर्क ये है कि निजी क्षेत्र के बैंकों के विपरीत पीएसबीज का एकमात्र लक्ष्य केवल अधिकतम लाभ कमाना नहीं है, साथ ही उनके उद्देश्यपरक कार्यों में वांछनीय वित्तीय समावेशन के लक्ष्यों को भी एकीकृत किया गया है। कमजोर बैलेंस शीट की आलोचना के बावजूद डेटा ये दर्शाते हैं कि पीएसबीज में कोविड-19 निजी क्षेत्र के बैंकों की तुलना में पीएसबीज की श्रम लागत कुशलता ज्यादा है। हाल के वर्षों में पीएसबीज में बाजार का विश्वास अधिक बढ़ा है। वर्ष 2020 में सरकार ने 10 राष्ट्रीयकृत बैंकों का 4 बड़े बैंकों में विलय कर दिया था। इससे सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की संख्या कम होकर 12 रह गई थी। निजीकरण की आवश्यकता इसलिए भी है क्योंकि पीएसबीज की तुलना में निजी क्षेत्र के बैंक विश्वसनीय विकल्प के रूप में उभरे हैं और साथ ही इनकी बाजार हिस्सेदारी भी ज्यादा हो गई है। पीएसबीज में सरकारी स्वामित्व की वजह से आरबीआई मुक्त रूप से अपनी विनियमन क्षमता और अधिकारों का उपयोग नहीं कर पाता और बाधाओं का सामना करता है। पिछले दशक के दौरान गैर निष्पादित परिसंपत्तियों और परिचालन लागत बढ़ने के कारण अधिकांश पीएसबीज सभी प्रमुख प्रदर्शन संकेतकों में निजी क्षेत्र के बैंकों से पीछे रह गए हैं। निजीकरण का मतलब है सरकार से स्वामित्व, परिसंपत्ति या व्यवसाय का निजी क्षेत्र को हस्तांतरण है। निजी क्षेत्र के बाद संबंधित इकाई या व्यवसाय में सरकार का स्वामित्व समाप्त हो जाता है। और आइए बात करते हैं कुछ संक्षिप्त लेकिन महत्वपूर्ण खबरों के बारे में। तो सबसे पहले बात करेंगे एकीकृत भुगतान इंटरफेस के बारे में। भारत के बाहर विस्तार करते हुए यूनाइटेड किंगडम के बाजार में यूपीआई प्रणाली की शुरुआत की गई है। यहाँ यूपीआई क्यूआर कोड आधारित लेन देन से शुरुआत करेगा। यूपीआई स्वदेशी रूप से विकसित भुगतान प्रणाली है। यूपीआई को स्वीकार करने वाले अन्य देशों में नेपाल, भूटान, सिंगापुर, संयुक्त अरब अमीरात, मलेशिया, फ्रांस आदि शामिल हैं। यूपीआई भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम एनपीसीआई द्वारा विकसित दुनिया का सबसे बड़ा रियल टाइम पेमेंट साधन है। एनपीसीआई भारतीय रिजर्व बैंक और भारतीय बैंक संघ की एक पहल है। ये भारत में खुदरा भुगतान और निपटान प्रणाली के संचालन के लिए एक छत्रक संगठन है। इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट फोरम की बात करें तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारतीय परिवहन क्षेत्र में आईटीएफ गतिविधियों का समर्थन करने के लिए भारत फ्रांस समझौते को मंजूरी प्रदान की है। इस कदम से काफी सहायता मिलेगी, जैसे कि नए वैज्ञानिक परिणाम प्राप्त करने में, नई नीति अंतर्दृष्टि में, वैज्ञानिक संपर्क में वृद्धि के माध्यम से क्षमता निर्माण में और भारत में परिवहन क्षेत्र के विकार्बनीकरण के लिए प्रौद्योगिकी विकल्पों की पहचान करने में। आईटीएफ का मुख्यालय फ्रांस के पेरिस शहर में है। ये प्रशासनिक रूप से आर्थिक सहयोग और विकास संगठन के साथ
एकीकृत एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है। वर्ष 2006 में 43 देशों के मंत्रियों ने इसका गठन किया था। वर्तमान में इसके सदस्यों की संख्या 64 है। ये लोगों के जीवन को बेहतर बनाने के उद्देश्य से परिवहन नीतियों के लिए एक थिंक टैंक के रूप में कार्य करता है। ये एकमात्र वैश्विक निकाय है जिसके पास सभी परिवहन साधनों के लिए अधिदेश है। दूसरी खबर है आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना से। केंद्र सरकार ने ECLGS की सीमा को 4.5 लाख करोड़ रुपए से बढ़ाकर 5 लाख करोड़ रुपए करने की मंजूरी प्रदान की है। ये अतिरिक्त राशि विशेष रूप से आतिथ्य और संबंधित क्षेत्रों के उद्यमों के लिए निर्धारित की गई है। ECLGS को कोविड-19 संकट के दौरान आरंभ किया गया था। ECLGS पात्र MSMEs को गारंटीकृत आपातकालीन क्रेडिट लाइन पर सदस्य ऋणदाता संस्थानों को राष्ट्रीय क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी द्वारा 100% गारंटी कवरेज प्रदान करती है। सदस्य ऋणदाता संस्थान हैं बैंक, वित्तीय संस्थान और गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां। ECLGS के तहत अब तक लगभग 3.67 लाख करोड़ रुपए के ऋण स्वीकृत किए जा चुके हैं। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, केंद्रीय मीठा जल जीव पालन अनुसंधान संस्थान भुवनेश्वर ने मत्स्य सेतु मोबाइल ऐप में ऑनलाइन मार्केट प्लेस फीचर 1 का बाजार का शुभारंभ किया है। ये ऐप प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत विकसित किया गया है। ये राष्ट्रीय मात्स्यिकी विकास बोर्ड हैदराबाद द्वारा वित्त पोषित है। संबंधित सुर्खियों में प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना से प्रेरित होकर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड ने तिलपिया मछली के उत्पादन के लिए अपनी पहली एक्वाकल्चर परियोजना का समर्थन किया है। इसकी तेजी से वृद्धि होने और कम रखरखाव वाले उत्पादन के कारण इसे जलीय चिकन की उपाधि दी गई है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना को वर्ष 2020 में शुरू किया गया था। ये मत्स्य पालन क्षेत्र के सतत और उत्तरदायी विकास के माध्यम से नीली क्रांति लाने के लिए एक अम्ब्रेला योजना है। इसका उद्देश्य मत्स्य उत्पादन को वर्ष 2018-19 के 137.58 लाख मीट्रिक टन से बढ़ाकर वर्ष 2024-25 तक 220 लाख मीट्रिक टन करना है। कर्मचारी राज्य बीमा योजना। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने ESI योजना के विस्तार और आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के साथ इसके अभिसरण की घोषणा की है। यह अभिसरण एक ऐसा इकोसिस्टम तैयार करेगा जिसमें ESI लाभार्थी आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना पैनल में सूचीबद्ध अस्पतालों का लाभ ले सकेंगे और ABPM-J लाभार्थी ESI सूचीबद्ध अस्पतालों का लाभ उठा सकेंगे। ESI योजना को श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 के तहत शुरू किया गया है। इसका उद्देश्य संगठित क्षेत्र में कामगारों और उनके आश्रितों को बीमारी, मातृत्व, अस्थायी या स्थायी शारीरिक अक्षमता तथा कार्य के दौरान मृत्यु और मजदूरी या आय अर्जन क्षमता के नुकसान के विरुद्ध सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है। सुर्खियों में रहे अभ्यास की बात करें तो इस बार विनबैक्स 2022 आयोजित किया गया। हाल ही में भारत वियतनाम के बीच द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास विनबैक्स 2022 का सफल आयोजन संपन्न हुआ। ये एक महत्वपूर्ण अभ्यास था क्योंकि ऐसा पहली बार हुआ है जब वियतनाम पीपुल्स आर्मी ने किसी विदेशी सेना के साथ फील्ड प्रशिक्षण आरंभ किया है। और इस बार हम बात करेंगे सुर्खियों में रही प्रजातियों के बारे में। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड यानी गोडावण। पश्चिमी राजस्थान में हाल ही में हुई अत्यधिक बारिश के बाद ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की अंडे देने की आदत संबंधी कथित मान्यताएं और रिकॉर्ड किए गए अवलोकन बदल गए हैं। इस बार ग्रेट इंडियन बस्टर्ड ने एक बार में 2 अंडे देने की पूरी तरह से नई आदत अपनाई है। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड वन्यजीव पर्यावासों के एकीकृत विकास के तहत प्रजाति पुनर्प्राप्ति कार्यक्रम में शामिल प्रजातियों में से एक है। इसकी IUCN स्थिति की बात करें तो ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। ये शुष्क और अर्धशुष्क घास के मैदानों में पाया जाता है। ये भारतीय उपमहाद्वीप के लिए स्थानिक है। इसकी सर्वाधिक संख्या राजस्थान में है। इसके महत्वपूर्ण स्थल हैं राजस्थान का मरुभूमि राष्ट्रीय उद्यान, गुजरात का नलिया, महाराष्ट्र का वरोरा और कर्नाटक का बेल्लारी। एक्सोमून्स। भारतीय तारा भौतिकी संस्थान के वैज्ञानिकों ने जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप की मदद से रहने योग्य एक्सोमून्स का पता लगाने के लिए एक मॉडल विकसित किया है। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप को वर्ष 2021 में लॉन्च किया गया था। ये नासा का सबसे बड़ा और सबसे शक्तिशाली अंतरिक्ष टेलीस्कोप है। इसका उद्देश्य ब्रह्मांड के इतिहास को जानने के लिए उसकी जांच करना है।
एक्सोमून प्राकृतिक उपग्रह हैं जो एक्सोप्लैनेट की परिक्रमा करते हैं। एक्सोप्लैनेट सूर्य के अलावा अन्य तारों की परिक्रमा करने वाले ग्रह होते हैं। अब तक कई टेलीस्कोप का उपयोग करके 5000 एक्सोप्लैनेट की खोज की जा चुकी है। हालांकि अभी तक इनमें से किसी भी ग्रह के आसपास के प्राकृतिक उपग्रह या एक्सोमून का पता नहीं चल पाया है। सैटेलाइट फ्रीक्वेंसी बैंड। भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ने 4 सैटेलाइट फ्रीक्वेंसी बैंड की नीलामी पर कार्य करना शुरू कर दिया है। इसमें 2 महत्वपूर्ण सैटेलाइट फ्रीक्वेंसी बैंड शामिल हैं। पहला है का और दूसरा है कू। ये दोनों बैंड ब्रॉडबैंड सेवाओं को सक्षम करते हैं। इसमें विवादास्पद ई बैंड, जिसकी फ्रीक्वेंसी 71 से 76 से लेकर के 81 से 86 गीगाहर्ट्ज है। इसके साथ साथ वी बैंड भी शामिल है। ई बैंड को हाल ही में ऑपरेटरों को 5G बैकहॉल के लिए दूरसंचार विभाग ने प्रस्तुत किया था। सैटेलाइट फ्रीक्वेंसी बैंड को विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम की रेंज के रूप में परिभाषित किया जाता है। इनमें उपग्रह एंटीना की ओर प्रसारित तरंगें शामिल होती हैं। फ्रीक्वेंसी के आधार पर इन्हें विभिन्न फ्रीक्वेंसी बैंड के तहत विभाजित किया गया है। इनका उपयोग प्रसारण, मोबाइल टेलीफोनी या रेडियो नेविगेशन जैसे विभिन्न उपग्रह संचार उद्देश्यों के लिए किया जाता है। मेगालोडन शार्क। मेगालोडन एक विशालकाय ट्रांस ओशनिक शिकारी मछली थी। ये 23 मिलियन से 2.6 मिलियन वर्ष पहले पाई जाती थी। और आइए बात करते हैं सुर्खियों में रहे स्थलों की। क्यूबा, यहाँ की राजधानी हवाना है। भविष्य में भारत और क्यूबा के बीच व्यापार को रुपए या यूरो में संपन्न किया जाता है। क्यूबा वेस्ट इंडीज द्वीप समूह का सबसे बड़ा एकल द्वीप है। ये बहामास, हैती, होंडुरास, जमाइका, मैक्सिको और संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ अपनी समुद्री सीमा साझा करता है। ये कर्क रेखा के ठीक दक्षिण में अटलांटिक महासागर, मैक्सिको की खाड़ी और कैरिबियन सागर के संगम पर स्थित है। इसका सबसे ऊंचा पर्वत है टर्क्विनो पीक। इसकी प्रमुख नदियां हैं काउटो, टोआ और गुआमा। इसकी सबसे बड़ी झील है लगुना दे ला लेचे। यहाँ उष्णकटिबंधीय जलवायु पाई जाती है जो व्यापारिक पवनों द्वारा संचालित होती है। इसके साथ ही ये अंक समाप्त होता है। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित दूरी बनाए रखिए, मास्क पहनिए, हाथ और चेहरा साफ रखिए, क्योंकि कोरोना अभी पूरी तरह से समाप्त नहीं हुआ है। इसलिए अपनों का और अपना विशेष ध्यान रखें। और अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। इसके साथ ही विजन IAS की पूरी टीम आपसे इजाजत लेती है। नमस्कार, थैंक यू फॉर लिसनिंग।